नमस्कार, भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इतिहास विषय में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय का जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर है उसका हम सिलेबस का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि बीए पार्ट सेकेंड ईयर में हमारे पास इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसके अध्ययन के लिए हमारे पास दो पेपर हैं। दो पेपर में जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो मुस्लिम इतिहास का पेपर है। मतलब बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में हम मुस्लिम इतिहास के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ये पेपर थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपको अब मुस्लिम नाम याद करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट ईयर में आपने हिंदू नाम याद किए थे, डेट याद की थी, उसमें ईसा पूर्व की वो ज़्यादा दिक्कतें थी। अब आपको थोड़ा नाम याद करने पड़ेंगे, अलग अलग नाम उसमें आएंगे। और बाकी ये पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इस पेपर में आपको इतिहास में और ज़्यादा कहानियाँ सुनने को मिलेगी, और ज़्यादा आपको घटनाक्रम मिलेंगे, और ज़्यादा रोचकता आपको इस पेपर में मिलेगी। ठीक है, अब मुस्लिम इतिहास को हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कि भाई ये इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो प्रथम वर्ष में, जैसा कि आपने प्रथम वर्ष का जो लास्ट हमारा पाठ था वो था राजपूत काल। राजपूत काल या 12वीं सदी। तो राजपूत काल जहां से खत्म हुआ वहां से आपका मुस्लिम इतिहास या मुस्लिम काल भारत में शुरू होता है, और वही हमारे सेकेंड ईयर के इतिहास में है। मुस्लिम इतिहास के दो पार्ट है हमारे इस फर्स्ट पेपर में। एक तो हमारे पास सल्तनत काल, दूसरा है हमारे पास मुगल काल। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है हमारे पास उसको हम 1206 से शुरू कर लेते हैं और 1526 तक है। मुगल काल का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से मेनली 1857 है, जब बहादुर शाह जफर को हटाकर अंग्रेज आए थे। बाकी बहादुर शाह जफर 62 में मरा था, लेकिन 57 में उसे हटा दिया था। मेनली यहाँ तक है। लेकिन जो हम पढ़ेंगे इतिहास में वो 1707 तक है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास जो है वो 1707 तक है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत में व्यापारिक कंपनियां आ चुकी थी, अंग्रेज आ चुके थे, ब्रिटिश आ चुके थे, यूरोपियन कंपनीज आ चुकी थी। तो आधुनिक काल भारत का स्टार्ट हो चुका था। तो मध्यकाल औरंगजेब की मृत्यु तक है 1707 तक। वैसे हम मुगल काल को देखें तो वो 1857 तक है। तो ये दो जो युग हैं मुस्लिम इतिहास के, सल्तनत काल और मुगल काल, इनका बेसिकली अध्ययन हम इस फर्स्ट पेपर में करेंगे। तो सल्तनत काल का पहले हम अध्ययन करेंगे। हम थोड़ा इतिहास में पीछे की तरफ जाएंगे। विश्व में जब मुस्लिम इतिहास शुरू हुआ था, जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की थी, वो सदी 7वीं सदी थी। तो क्या भारत में भी 7वीं सदी में ही इस्लाम आ चुका था? इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। भारत में जब इस्लाम आया तो मुख्यतः मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके साथ आया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ कुछ विद्वान आए, कुछ लेखक आए, कुछ धर्म प्रचारक आए। उन्होंने यहाँ की जनता को शिक्षित किया, जिससे मुस्लिम इतिहास आगे बढ़ता गया, इस्लाम का प्रसार भी होता गया। क्योंकि इस्लाम जो धर्म है वो नया धर्म है, पुराना धर्म नहीं है। तो नए धर्म में जो
पुराने धर्म में जो कुरीतियां हैं और पुराने धर्म में जो चीज़ें हैं उसको निश्चित रूप से परिष्कृत किया गया था। इस्लाम धर्म की एक खास बात और है कि इस्लाम धर्म शहरों का धर्म है, क्योंकि जब भी इतिहास में इस्लाम धर्म आया बहुत ज़्यादा शहर बनने को लग गए थे, बहुत ज़्यादा शहर बने। भारत में भी जो भी शहर बने हैं वो इस्लाम धर्म की वजह से ही बने हैं, ठीक है। तो इस्लाम धर्म एक शहरों का धर्म भी था, तो ये अपने पैर लगातार पसार रहा था। इस्लाम धर्म का जो उदय था वो अरब प्रायद्वीप में हुआ था। अरब प्रायद्वीप से एक आक्रमणकारी आया था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने भारत पे 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर। उस वक्त सिंध के जो राजा थे वो दाहिर थे। इन्होंने सिंध पे पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने सिंध पे आक्रमण किया और भारत पहली बार इस्लाम से परिचित हुआ। हमारे पास एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत में इस्लाम कब आया, तो आप कह सकते हो कि 712 ईस्वी में जब इस्लाम से भारत पहली बार परिचय हुआ, तो हम 8वीं सदी इसको लिख सकते हैं कि भारत इस्लाम से परिचय भारत का 8वीं सदी में हुआ, जब मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया। पहले जितने भी आक्रमणकारी आए भारत में, उनका भारत में कोई स्थायी व्यवस्था करने का कोई इरादा नहीं था। वो भारत में आते और भारत में लूटपाट करके वापस अपने जो अरब प्रायद्वीप से या अफगानिस्तान से जहाँ से भी आते थे वापस चले जाते थे। यहाँ पे उनके बसने का कोई इरादा नहीं था। भारत में वो आक्रमण इसलिए करते थे क्योंकि भारत में गंगा और यमुना का दोआब था। गंगा यमुना का दोआब, दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जब गंगा और यमुना इलाहाबाद में जाके गंगा से मिल जाती है, तो बीच का ये जो क्षेत्र है ये दोआब का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के जो आसपास का इलाका है वो दोआब का क्षेत्र है। ये जो दोआब का जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, क्योंकि दो नदियों का मैदान था इसलिए उपजाऊ तो होना था ही, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। उस जमाने में जो अर्थव्यवस्था थी वो आज के हिसाब से औद्योगिक के ऊपर आश्रित नहीं थी। उस वक्त की अर्थव्यवस्था प्योरली कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था। तो कृषि अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा पैसे जहाँ से आएंगे वो था भू राजस्व लगान। मतलब किसान, जो आजकल सब लोग आयकर दाता होते हैं, जो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वो आयकर दाता होते हैं, किसान आयकर दाता नहीं है। उस जमाने में किसान ही आयकर दाता था, किसान ही भू राजस्व देता था, क्योंकि किसान जो था उसी की ही बहुत ज़्यादा इनकम होती थी और इसी के ऊपर अर्थव्यवस्था चलती थी। तो जो भी आक्रमणकारी आते थे इस दोआब के लिए भारत में आते थे। मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद में एक महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी भारत में 1000 ईस्वी में आया था और 1027 तक ये भारत में रहा था। अलग अलग इसने आक्रमण किए। कहते हैं कि इसने भारत पर 17 आक्रमण किए। इसने भारत पर कुल 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने किए। इसमें जो 16वां जो आक्रमण था इसका, महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण था, कई बार एग्जाम में आता है, वो सोमनाथ मंदिर पर था।
सोमनाथ मंदिर। ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, भगवान शिव का मंदिर है। इसको प्रभास पट्टन भी बोलते हैं, प्रभास पट्टन। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में सोमनाथ न आके ज़्यादातर प्रभास पट्टन आता है, तो उसमें सोमनाथ मंदिर को ही प्रभास पट्टन बोलते हैं। ये आक्रमण 1025 में सोमनाथ पे महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी के साथ एक इतिहासकार भी आया था, उसका नाम था अल बरूनी। इसको तोताए हिंद भी बोलते हैं, तोताए हिंद। देखिए हिंद, थोड़ा सा हम हिंद के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा नाम हिंदुस्तान भी है, भारत को हिंदुस्तान भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहते हैं। आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करेंगे कि हिंदुस्तान इसे किस लिए बोला जाता है। हिंदुस्तान इसे इसलिए बोला जाता है कि भारत के जो इलाका था पहले, जो आज का जो भारत है वो तो कभी था ही नहीं, ये तो आज राजनीतिक भारत बनाया हुआ है। पहले भारत अलग अलग था, दक्षिण अलग था, उत्तर अलग था, पूर्व अलग था। जो इंडस का जो मैदान है, जो सिंध नदी जो बहती है भारत में, सिंध नदी का जो इलाका था उसको ज़्यादातर लोग भारत बोलते थे। इसको सिंध प्रदेश भी बोलते हैं, सिंध प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। इसका इंग्लिश में नाम इंडस है, सिंध का इंग्लिश में नाम इंडस है। सोच रहे होगे कि इंडिया नाम भी ऐसे ही आया होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इंडिया नाम भी इंडस से ही आया है। ठीक है, क्योंकि भारत यहीं से बोला जाता था। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा। क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, सिंध के आए, तो सिंध प्रदेश नहीं बोलते थे। उनके व्याकरण में सिंध को हिंद बोला जाता था, उनकी व्याकरण में सिंध को हिंद बोला जाता था, तो वो हिंद प्रदेश इसे बोलते थे। धीरे धीरे ये हिंदुस्तान हो गया। और कई लोग जो आजकल जो लोग हैं वो हिंदुस्तान ये समझते हैं कि ये हिंदुओं की वजह से हिंदुस्तान नाम पड़ा था, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब प्रायद्वीप के जो लोग आए थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था, क्योंकि सिंधुस्तान में उनकी जो व्याकरण में हिंदुस्तान बोला जाता था। ठीक है, मैं सोचता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तोताए हिंद पे बात करते हैं हम। महमूद गजनवी के साथ जो इतिहासकार आए थे वो थे अल बरूनी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, अल बरूनी। उन्होंने एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद, मतलब हिंद की उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये अल बरूनी जो है 2 नंबर का प्रश्न आता है कई बार कि भाई अल बरूनी कौन था, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये महमूद गजनवी जो आक्रमणकारी था उसके साथ ये भारत में आए थे। इनको तोताए हिंद भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद, जो हिंदुस्तान के बारे में बताती है। उन्होंने किताब उल हिंद में एक बात लिखी थी कि हिंदुस्तानी जो हैं वो बड़े आत्मघमंडी है, वो लोग तिथि ज्ञान का ज्ञान नहीं रखते हैं, वो अपने ज्ञान विज्ञान अपनी संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किसी दूसरे की ज्ञान विज्ञान संस्कृति के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। तो ये बात अल बरूनी ने भारतीय लोगों के बारे में कही थी कि इनको तिथि ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और जो ये बात बिल्कुल सही भी थी कि भाई भारतीय जो इतिहास जो लिखते थे उन लोगों ने तिथि ज्ञान को थोड़ा सा साइड ऑफ किया। आगे हम चलते हैं। हमें सल्तनत काल तक जाना है।
एक आक्रमणकारी भारत में एक और आता है, वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, इनका पूरा नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। इनके भाई का नाम था मोहम्मद गयासुद्दीन गोरी। 1172 में गौर प्रदेश में मोहम्मद गयासुद्दीन गोरी वहां का सुल्तान, वहां का राजा बना। ठीक है। अफगानियों में एक परंपरा है, दो भाई होते हैं तो दोनों यदि राजगद्दी के दावेदार होते हैं तो उनमें आपस में संतुष्ट होकर उस राज्य को खत्म करने या उस राज्य को जीतने की लालसा बनी रहती है। मतलब महत्वाकांक्षाएं इनका पीछा नहीं छोड़ती है। उन महत्वाकांक्षाओं को दबाने के लिए उनके यहाँ परंपरा थी कि जो भाई गद्दी पे बैठेगा दूसरा भाई उसका सहयोग करने के लिए विजय अभियान के लिए जाएगा। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जो छोटा भाई था गयासुद्दीन गोरी का, वो विजय अभियान के लिए आया। विजय अभियान के लिए इसने सबसे पहले सिंध प्रदेश भारत को अपनाया। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। 1178 पे इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात में उस वक्त जो शासक थे वो थे मूलराज द्वितीय। उनका छोटा भाई था भीम द्वितीय। इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट बहुत बुरी तरीके से हराया। मतलब मोहम्मद गोरी का जो आगे बढ़ने का सपना था वो गुजरात में इसने रोक लिया। लेकिन मोहम्मद जो गोरी था वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसने वापस भारत में कदम जमाने के लिए पीछे वापस आया और वापस भारत में उसने कदम जमाए। तो आप जो हमारा तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध है उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम इस वक्त मुस्लिम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि तराइन के दो युद्ध हुए, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। दोनों युद्धों में एक महान योद्धा था भारत का, हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट भी इसे बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान। उस वक्त जो अजमेर जो था वो सत्ता का केंद्र था। देखो भारत में सत्ता के केंद्र हमेशा बदलते रहे हैं। पहले भारत में सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र के बाद में भारत में सत्ता का केंद्र कन्नौज बना, कन्नौज के बाद में भारत में सत्ता का केंद्र अजमेर बना। ठीक है, दिल्ली बाद में बनेगा। ठीक है, तो अजमेर उस वक्त सत्ता का केंद्र था। यहाँ पे तराइन के दो युद्ध हुए, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। तराइन सेकंड 1152 ईस्वी। देखो ये इतिहास में कुछ डेट और कुछ वर्ष माइलस्टोन होते हैं जहाँ से इतिहास आगे बढ़ता है। इस डेट पर इस इतिहास में भी प्राचीन भारत का जो इतिहास था वो मध्यकालीन भारत में प्रवेश करता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में इतिहास बदल रहा है। इतिहास प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ जा रहा है और हिंदू इतिहास से मुस्लिम इतिहास आने वाला है। 1152 तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में आप इतिहास उठा के देखोगे, आपको कोई भी शासक हिंदू नाम का नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपके कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन, बाबर, अकबर ये सब शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये चेंजिंग आती है। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी प्राप्त करता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी भारत को जीता। एक तरीके से भारत को इसने जीत लिया क्योंकि अजमेर उस वक्त
सत्ता का केंद्र था। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब मैं आपको जो हमारा सिलेबस शुरू होगा वहां पे लेके जा रहा हूं। देखिए, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ पे एक परंपरा पाई जाती है। वहाँ पे परंपरा पाई जाती है कि जो लोग होते हैं उनको दास बनाया जाता है। और दास का मतलब ये नहीं होता कि उनसे छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं। दास का मतलब होता है उनको सैनिक रूप से बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनको और पढ़ाई लिखाई के सामान करवाए जाते हैं, और कई चीज़ें बताई जाती है। मतलब दासों का एक बहुत बढ़िया व्यापार होता है। ठीक है, ये एक तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान में ये चीज़ें पाई जाती थी। जिसके पास जितने अच्छे दास होते थे वो उस ज़माने में उतना ही ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली होता था। तो मोहम्मद गोरी के पास बहुत अच्छे दास थे। हम इसका शॉर्ट में नाम लेंगे शहाबुद्दीन गोरी। आप समझ जाना, जब भी मोहम्मद गोरी आए तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी है। मोहम्मद गोरी के पास बहुत अच्छे अच्छे दास थे। उसमें एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था बख्तियार खिलजी। देखो, ये वो नाम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मुस्लिम इतिहास की शुरुआत की है, बख्तियार खिलजी। तीसरा था यल्दोज, चौथा था कुबाचा। ये सारे के सारे मोहम्मद गोरी के दास थे। जब मोहम्मद गोरी भारत से जा रहा था तो 1206 में जो खोखर जाति होती है पंजाब में, जाट, खोखर जाति के लोगों ने मोहम्मद गोरी का एंड कर दिया, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। ठीक है, लग रहा होगा कि मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई, मुस्लिम इतिहास खत्म हो सकता था। ठीक है, लेकिन उसके जो दास थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, शक्तिशाली थे, योग्य थे, और उसकी जो चीज़ें उनको दी हुई थी उसको प्राप्त करने वाले योग्य इसके दास थे। जाते जाते मोहम्मद गोरी ने कुछ चीज़ों का बंटवारा किया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारतीय प्रदेशों की देखभाल के लिए छोड़ दिया था कि आप भारतीय विजित जो प्रदेश हैं जो मैंने जीते हैं उनकी देखभाल करोगे। ठीक है, यल्दोज को उसने गजनी प्रदेश दिया था जो उसका खुद का था। कुबाचा को सिंध का प्रदेश दिया था। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने बख्तियार खिलजी को कैसे छोड़ दिया। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये जो तीनों हैं, भारतीय विजित प्रदेश, गजनी, सिंध, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सत्ता के केंद्र इन तीनों के आसपास है। बख्तियार खिलजी ने देखा कि मेरे को इस सत्ता के केंद्र में नहीं पड़ना है, इसलिए बख्तियार खिलजी इस पूरे सत्ता के केंद्र से बाहर निकल के बंगाल की तरफ चला गया। ठीक है, उसने बंगाल को अपना सत्ता का केंद्र बनाया। ठीक है, अब हम आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे यल्दोज की चुनौती, कुबाचा की चुनौती, बख्तियार खिलजी की चुनौती और मोहम्मद गोरी के ख़त्म होने के बाद की परिस्थितियों को कैसे संभाला और भारत में 1206 से सल्तनत काल की शुरुआत की, सल्तनत काल की शुरुआत की, जो कि 1526 तक जाती है। ठीक है, धन्यवाद।